नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में शुरू करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचे हैं। पीएमओ सीएम नीतीश के नेतृत्व में पीएम मोदी से मुलाकात, जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी के साथ चर्चा की जाएगी। बिहार के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा पीएमओ और अब से कुछ ही देर में पीएम से मुलाकात 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मुद्दा जातीय जनगणना को लेकर है। पीएम मोदी से इस मसले को लेकर चर्चा की जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार पीएमओ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और तमाम 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के जो सदस्य हैं वो किस प्रकार पीएमओ पहुंचे हैं और क्या कुछ वहां पर हो रहा है, पूरी तस्वीर, पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए सुभी, जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल यानी कि मुख्यमंत्री को लेकर के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अभी पीएमओ पहुंच चुका है। और 11 बजे यानी कि जिस समय हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी दे रहे हैं, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गए हुए पूरे प्रतिनिधिमंडल की बातचीत अब शुरू होने वाली है। कह सकते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के सभी दलों ने एक राय जाहिर की है और यही वजह है कि बिहार विधानसभा से दो बार जातीय जनगणना कराने को लेकर के सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था। और फिर इस बार जब केंद्र की सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया, यानी कि संसद में जब गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह जवाब दिया कि इस बार जो 2021 में भारतीय जनगणना हो रही है, यानी कि जो सेंसेक्स हो रहा है, उसमें जातीय जनगणना कराने का कोई मंशा केंद्र सरकार नहीं रखती है, यानी कि कोई प्रावधान नहीं है। उसी के बाद यह बवाल शुरू हुआ था और जो यह बवाल इतना बढ़ गया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो जनगणना का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था। और विधानसभा के मानसून सत्र में के वक्त ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था और उन्होंने आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। इस बाबत 3 अगस्त को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा था, जो पीएमओ कार्यालय को 4 अगस्त को मिल चुका। और उसके बाद फिर 13 अगस्त को पीएमओ कार्यालय ने सूचना भी दी थी मुख्यमंत्री को कि उनका पत्र हमें प्राप्त हो गया। इस बीच कई सियासत हुई, इस मांग को लेकर के विपक्षी दलों के नेता सड़कों पर भी उतरे, खास करके आरजेडी की बात करें। लेकिन आज युवा वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री से मुलाकात अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल गया है उससे अब हो रही है। जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं या जो विपक्षी दल के नेता हैं, वो सभी के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन एक बात से सब लोग सहमत हैं कि जातीय जनगणना आवश्यक है। इससे जो वंचित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, उनके विकास के कार्यों को मूर्त रूप देने में एक तरह से कहिए सहूलियत होगी। क्या बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले इस पूरे मसले को लेकर चुप्पी साधी गई और आज जब मुलाकात की बात सामने आई है तो बीजेपी की तरफ से भी मंत्रीगण पहुंच रहे हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई है? ऐसा नहीं है सुभी, बीजेपी बैकफुट पर नहीं आई है। ये केंद्र सरकार का फैसला है और चूंकि बीजेपी एनडीए की पार्ट है, बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के जो नेता हैं वो नेता अपने केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार के फैसले के साथ ही रहेंगे, उसके खिलाफ वो नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब पूरा का पूरा बिहार के जो सभी राजनीतिक दल के नेता हैं उनका जब शिष्टमंडल जाने की बात हुई तो बीजेपी में भी यह सहमति बनी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को भी यह समझाने में कामयाबी हासिल की। यही वजह है कि बीजेपी का भी एक प्रतिनिधिमंडल में उसकी भागीदारी है और कह सकते हैं कि जो जनक राम है
खनन मंत्री वो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। तो अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो शिष्टमंडल गया है वो उनकी बातों को प्रधानमंत्री मान ही लेंगे और केंद्र सरकार 2021 में ही जातीय जनगणना करा लेगी। लेकिन इतना तय है कि जब इस मामले को लेकर के बिहार में सभी राजनीतिक दलों के बीच में सहमति है तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री भी इन बातों पर गौरपूर्वक विचार करेंगे। और मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात के पहले जो बयान दिया है उन्होंने भी उम्मीद जताई है कि हम लोगों का जो डिमांड है, बिहार की जो मांग है, उस मांग पर प्रधानमंत्री जी गौर करेंगे और निश्चित रूप से कोई न कोई बेहतर फैसला लेंगे। आज पीएमओ जाने से पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कहा है कि सरकार कुछ अच्छा करेगी, यानी कि तेजस्वी यादव को भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री से जब मुलाकात होगी और जब बिहार का शिष्टमंडल जातीय जनगणना के प्रभाव और इसके परिणाम पर प्रधानमंत्री को जानकारी देगा तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री इनकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे और उस पर गंभीरतापूर्वक विचार भी करेंगे। तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर जानकारी दे देना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 10 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि पीएमओ पहुंच गए हैं और अब कह सकते हैं कि पीएमओ में अब बातचीत की भी शुरू हो चुकी होगी या शुरू होने वाली है। और इसमें आप वैचारिक मतभिन्नता रखने वाले सभी दल नेता एक साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस शिष्टमंडल की अगुवाई कर रहे हैं, उसके नेता हैं। इसके बाद विपक्षी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। इसमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, वो हैं। जदयू की तरफ से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। फिर भाकपा माले की तरफ से महबूब आलम हैं जो उसके विधायक दल के नेता हैं। कांग्रेस की तरफ से अजीत शर्मा हैं जो उसके विधायक दल के नेता हैं। सीपीआई के तरफ से सूर्यकांत पासवान हैं जो उसके उपनेता हैं। सीपीएम के तरफ से अजय कुमार हैं जो उसके विधायक दल के नेता हैं। और एआईएमएम के तरफ से अख्तरुल इमाम जो उसके नेता हैं विधायक दल के, वो हैं। तो और वीआईपी के तरफ से मुकेश सहनी है जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो कह सकते हैं कि यह शिष्टमंडल वहां पे पहुंच गया है। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री से उनकी जो बातचीत होगी उसका जो निष्कर्ष निकलेगा या प्रधानमंत्री जो आश्वासन देंगे, इसकी जानकारी उम्मीद की जानी चाहिए कि जब यह प्रतिनिधिमंडल, जब यह शिष्टमंडल बाहर निकलेगा तो फिर मीडिया के सहारे आम लोगों को भी इसकी जानकारी देगा। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरी तैयारी, ये पूरी कोशिश है, तमाम जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो अब पीएमओ तक पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, चर्चा होगी। फिलहाल वहां पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, तो वही मिला करके सब लोग एक साथ उन्होंने समय दिया है। यही बात और कोई दूसरी बात नहीं। अभी प्रधानमंत्री साहब की इसको लेकर प्रतिक्रिया, कोई प्रतिक्रिया आई है आपके सुझाव? नहीं, अभी तो कहाँ कोई, तो उन्होंने समय दिया है। हम लोगों ने समय मांगा, उन्होंने समय दे दिया है। तो कल का ही समय है, तो कल बातचीत होगी और बाकी दल के लोग भी आ गए हैं और आ रहे हैं। तो कल एक साथ जाएंगे सब लोग। 11 बजे का समय है कल। बिहार की बाढ़ पे बता दीजिए क्या चल रहा है? अभी तो बताइए, बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है उसके लिए सारा सब कुछ किया जा रहा है, पूरी तैयारी है और हर प्रकार से हर जगह ध्यान दिया जा रहा है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला खटाखट अंदाज में। दिल्ली पहुंचने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से की बातचीत और कहा कि जिस तरीके से जातीय जनगणना की मांग है उसको लेकर पीएमओ से मुलाकात होनी है और क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार विधानमंडल के सभी दलों के नेता कल प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे और जनगणना से जुड़े हुए विषय पर बात करेंगे। यह केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ विषय है, इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब समय दिया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी दोनों इस विषय पर बात करें। और पूर्णिया के बनमनखी में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तकरीबन 2 करोड़ की लागत की नगर विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि हाल ही में
बनमनखी नगर पंचायत को नगर परिषद में तब्दील किया गया है, जिसके बाद इस क्षेत्र के विकास को लेकर नगर एवं विकास विभाग ने कमर कस ली। बनमनखी के आनंदी जानकी महिला महाविद्यालय में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम में बनमनखी के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, कटिहार से एमएलसी अशोक अग्रवाल, पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। लखीसराय में बाढ़ से बिगड़ते हालात का जायजा लेने आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने एनडीआरएफ की टीम के साथ चाल इलाके के अलग अलग इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। विजय कुमार सिन्हा ने सदर प्रखंड और बढ़ैया प्रखंड के दर्जनों गांव का दौरा किया। जिला प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे राहत कैंप की भी जानकारी ली। बिहार के दरभंगा पहुंचे जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी नदियां नेपाल से निकलती है। जब तक वहां हाई डैम नहीं बनेगा तब तक कोई उपाय कारगर साबित नहीं होगी। नेपाल इस काम में सहयोग नहीं कर रहा। उन्होंने बिहार सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि खुद मुख्यमंत्री के साथ उनका विभाग लगा है और जितना बेहतर बाढ़ के बचाव के उपाय हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए 11वीं की कक्षा में नामांकन तिथि को बढ़ाया जाए। उन्होंने पत्र में शिक्षा मंत्री से कहा कि बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति काफी खराब है और इस परिस्थिति में 24 अगस्त तक नामांकन और फॉर्म जमा करना छात्र छात्राओं के लिए असंभव है, इसलिए 1 महीना नामांकन और फॉर्म भरने की तिथि को बढ़ा दिया जाए। लालू प्रसाद परिवार में विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा और ये विवाद दिनों दिन थमने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। जगदानंद सिंह मामले को लेकर जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की तरफ से ये विवाद शुरू किया गया, इसके बाद तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच का विवाद ये बन गया है। तेज प्रताप ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट किया। रामधारी सिंह दिनकर की कविता पोस्ट कर उन्होंने कहा कि परिवार की बढ़ती खाइयों और अपने तेवर को भी उन्होंने उजागर किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन को लेकर पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे दिग्गजों ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कल्याण सिंह जी के निधन भाजपा के लिए अपूर्णीय क्षति है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि कल्याण सिंह का कार्यकाल शिक्षा में बदलाव, शासन में शुचिता के लिए याद किया जाएगा। अररिया में फारबिसगंज रानीगंज मुख्य मार्ग पर सैफगंज चौक के पास एक ट्रक ने पहले ऑटो में टक्कर मारी, फिर दुकान में जा घुसा। हादसे में ऑटो सवार 4 और एक दुकानदार गंभीर रूप से घायल है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक 5 घायलों में ज्यादातर की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक सैफगंज चौक पर खड़ी ऑटो में 4 पैसेंजर रानीगंज जाने के लिए बैठे थे। इसी क्रम में फारबिसगंज से रानीगंज की ओर जा रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गया। दुर्घटना होने के बाद सैफगंज चौक पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। सभी घायलों को स्थानीय युवकों ने काफी मशक्कत के बाद टूटे दुकान और क्षतिग्रस्त ऑटो से निकाला, जिसे इलाज के लिए फौरन अस्पताल रेफर कर दिया गया। बगहा में रामपुरा और मदनपुर के बीच सरकारी वाहन ने एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिसके बाद ऑटो सवार 4 लोग घायल हो गए। हादसे की कुछ ही देर बाद बगहा के एसडीएम मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को एम्बुलेंस से अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचा दिया। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेतिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। मधुबनी में खजौली थाना क्षेत्र के कस्बा मरार गांव में किसी ने खिड़की से घर में पेट्रोल बम फेंक दिया, जिससे घर में आग लग गई। आग लगने की वजह से एक नाबालिग युवती झुलस गई, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग युवती नंदिनी अपनी मां के साथ घर में सोई थी और रात में बिजली कटी हुई थी, लिहाजा गर्मी से निजात पाने के लिए खिड़की खोली और इसी बीच किसी ने घर में सोई लड़की के शरीर पर खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग लगा दी।
मधुबनी के बेनीपट्टी में धौंस नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते गांव के ही एक किसान का कच्चा मकान पानी में भरभरा कर गिर गया। घटना इलाके करहरा गांव की है, जहां कटाव के चलते किसान का आशियाना गिरकर ध्वस्त हो गया। इतना ही नहीं, बगल से गुजरने वाली सड़क भी बंद हो जाने के चलते गांव के अंदर आवागमन पूरी तरह से बाधित है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि गांव के लोगों ने कटाव होने की जानकारी अधिकारियों को दी, लेकिन इसके बावजूद किसी भी तरह की मदद ग्रामीणों तक नहीं पहुंचाई गई। खगड़िया में बाढ़ की वजह से घर छोड़ बाढ़ राहत शिविर में लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं और इसी में काजल कुमारी नाम की महिला ने बच्चे को जन्म दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि बच्चा और जच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हैं। खुशी की खबर यह है कि जैसे ही आसपास के इलाके में फैली ये खुशी की खबर, नवजात की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खुद डीएम डॉक्टर आलोक रंजन घोष राहत शिविर पहुंचे और अपनी मौजूदगी में नवजात शिशु का जन्मोत्सव मनवाया। डीएम ने सरकारी अनुग्रह राशि के रूप में 10,000 का चेक और नूतन वस्त्र जच्चा को सौंपा। दरअसल परबत्ता प्रखंड के कोरचक्का गांव समेत कई गांव इन दिनों बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। बाढ़ पीड़ित अलग अलग राहत केंद्रों पर शरण लिए हैं। नवजात शिशु की मां काजल कुमारी भी पिछले कई दिनों से कोरचक्का गांव के राहत शिविर में रह रही है। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स। न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। खबरें जहां सबसे पहले होती है अपलोड, खबरें जहां सबसे पहले होती है अपडेट। ना टीवी का झंझट, ना केबल का टेंशन। ब्रेकिंग हो या एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद। न्यू इंडिया का न्यू प्लेटफॉर्म www.kashishnews.com। धर्म, आस्था, विश्वास, समर्पण, विश्व का कण कण शिव में, भक्ति और शक्ति का संगम, पवन सुत हनुमान अंजनी के नाम। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। बिहार पशुपति पारस आज पटना पहुंचे हैं और बता दें कि मंत्री बनने के बाद आज पहली दफे पशुपति पारस पटना पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में पटना पहुंचने पर उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। बता दें कि लोजपा में हुई टूट के बाद से काफी ज्यादा चर्चा पशुपति पारस और चिराग पासवान को लेकर सियासी गलियारों में हो रही थी। और अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार तैयारियां की गई है पशुपति पारस को लेकर? देखिए सुरभि, 12:10 पे उनका जो फ्लाइट है वो लैंड करेगा पटना एयरपोर्ट पे। और पशुपति पारस पहली बार आ रहे हैं केंद्र में मंत्री बनने के बाद।
हम आपको एयरपोर्ट का नज़ारा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो हालात ललन सिंह और आरसीपी सिंह के समय था एयरपोर्ट पर, उस तरह की स्थिति बिल्कुल नहीं है। कार्यकर्ताओं की बिल्कुल भीड़ नहीं है। एक दो कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, कोई बड़े लीडर अभी तक नहीं पहुँचे हैं लोजपा की तरफ से। लेकिन चूंकि समय अभी, हम आपको थोड़ा नज़ारा दिखाना चाहेंगे पटना एयरपोर्ट का। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा है, और जो कुछ कार्यकर्ता जो हैं, कुछ कार्यकर्ता वहाँ जरूर पहुँचे हैं, लेकिन जो हालात आपको ललन सिंह और आरसीपी सिंह के समय थी, वो उस तरह के हालात इस समय नहीं हैं। और कहीं न कहीं कहा यही जा सकता है कि बिल्कुल कार्यकर्ताओं से जो पटा रहने वाला खास करके पटना एयरपोर्ट का इलाका है, वो आज सन्नाटा है। हालांकि 12:10 पर पशुपति पारस के आने की संभावना है, 12:10 पर वो आएंगे, लेकिन फिलहाल कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं दिखाई दे रही। मैंने आपको बताया शुरू कि 2, 4, 5 कार्यकर्ता ही अभी तक आ पाए हैं। गाड़ियों का काफिला बहुत नहीं है, लेकिन लोजपा ऑफिस के बाहर कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं, तो संभावना है कि थोड़ी देर के बाद लोजपा ऑफिस के पास गाड़ियां आएंगी, लोजपा ऑफिस से पटना एयरपोर्ट पर गाड़ी आएंगी। लेकिन कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि पटना एयरपोर्ट पर बिल्कुल समान परिस्थिति है, और 2, 4, 5 कार्यकर्ताओं के अलावा कोई भी बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं है, बड़े कोई नेता मौजूद नहीं है। देखना पड़ेगा जब 12:10 पर उनका फ्लाइट आएगा, जब वो बाहर निकलेंगे, तो आखिर कितने कार्यकर्ताओं की भीड़ हो पाती है। लेकिन कहीं न कहीं जो स्थिति पूर्वानुमान था, वो उसके बिल्कुल विपरीत है, और बहुत ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पटना एयरपोर्ट पर भीड़ नहीं है। फिलहाल 12:10 पर जब वो उनका फ्लाइट लैंड करेगा और जब वो पटना एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, तब उस समय एयरपोर्ट से निकलने के बाद आगे के उनके कार्यक्रम की क्या कुछ जानकारी है? मरगूब, ये कह रही हूँ कि आगे के कार्यक्रम की क्या कुछ तैयारी है? पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पशुपति पारस आगे कहाँ जाएंगे? सुरभि, मैं आपको यही बता रहा था, पटना एयरपोर्ट से जब वो निकलेंगे तो शेखपुरा मोड़, बेली रोड होते हुए, इनकम टैक्स होते हुए वो सीधा हाजीपुर चले जाएंगे। उनका कार्यक्रम यही फिक्स है, और चले जाएंगे। अब एयरपोर्ट पर निकलने के बाद उनके स्वागत की तैयारी कैसी होगी ये कह पाना मुश्किल है, और गाड़ियों का काफिला कैसा होगा। उसके बाद जब वो निकलेंगे तो वो बेली रोड होते हुए वो सीधे निकल के चले जाएंगे अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर के लिए। तो फिलहाल हाजीपुर में उनके स्वागत के इंतजाम कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने रखा है, लेकिन फिलहाल पटना एयरपोर्ट पर अभी बहुत ज़्यादा गहमागहमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की बहुत भीड़ नहीं है। और 12 बजे जब पशुपति पारस आएंगे तब पता चल पाएगा कि स्थिति किस तरह की होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है नहीं होती है। जो हालत ललन सिंह और आरसीपी सिंह के समय था, वो स्थिति बिल्कुल यहाँ नहीं है। सुरभि, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मरगूब जुड़ने के लिए। तो केंद्र में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बनने के बाद आज पहली बार पशुपति पारस पटना पहुंचेंगे। थोड़ी ही देर में उनकी फ्लाइट पटना एयरपोर्ट पर होंगी, और उसके बाद कार्यकर्ताओं की तरफ से पूरे गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। रुक करते हैं खबरों की ओर। फारबिसगंज नगर परिषद की लापरवाही अब शहर वासियों पर साफ दिख रही है, जहां तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, आपको हम बता दें कि ये गांव नहीं बल्कि अररिया जिले का फारबिसगंज शहर है, जहां बारिश के चलते सड़कों पर कमर भर पानी जम गया है। ये सड़क है या फिर तालाब, ये कहना मुश्किल है। उसी पानी में लोग गाड़ियों को चलाने के लिए विवश हैं। बारिश ने शहर की सूरत को बदल कर रख दिया है। गंदगी और जल जमाव के बीच शहरवासी नगर परिषद प्रशासन के लापरवाह रवैये को लेकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। अररिया में फारबिसगंज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने पारिश्रमिक भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधिकारियों को जातिगत छुआछूत मानने का आरोप भी लगाया।
मुजफ्फरपुर में बदमाशों ने चप्पल दुकानदार समेत 2 लोगों को अगवा कर पिटाई की घटना साहेबगंज थाना क्षेत्र के इंद्रदेव चौक की बताई जा रही है। अगवा युवक को पुलिस ने घायल अवस्था में बरामद किया और पीएचसी में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। पीड़ित के पिता के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय में रक्षाबंधन के दिन 3 अलग अलग घटनाओं में बाढ़ के पानी में डूबकर 4 लोगों की मौत हो गई। 2 घटना बलिया थाना इलाके की है, जहां तुलसी टोल बांध के निकट डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई। वहीं सादिकपुर गांव जाने वाली सड़क पर 4 बच्चे पानी के बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों ने 3 बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन जब एक बच्ची की मौत हो गई। तीसरी घटना बछवाड़ा थाना इलाके के गोपालपुर गांव की है, जहां 45 साल के एक शख्स की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। राखी के दिन छपरा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। दरअसल जिस सांप को वह शख्स अपने घर में पाल रहा था, उसी सांप ने शख्स की जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना जिले के दाऊदपुर थाना इलाके सीतलपुर की है, जहां रक्षाबंधन के दिन मृतक सांप लेकर अपने बहन के घर पहुंचा और बहनों से सांप को राखी बंधवाई, लेकिन इसी दौरान सांप ने मृतक को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। किशनगंज में नाबालिग लड़की की बिक्री की सूचना के बाद एसपी कुमार आशीष के निर्देश पर गठित टीम ने प्रेमनगर रेड लाइट एरिया में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 5 युवतियों के साथ 4 ग्राहकों को हिरासत में लिया। पुलिस फिलहाल अभी सभी से पूछताछ कर रही है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।